तो अरस्तु ने जो सामान्य कारण बताए हैं उन्हें हम पढ़ते हैं बारी बारी से। तो उसने पहला कारण बताया असमानता, उसे अब हम जान लेते हैं कि असमानता क्या है। अरस्तु के अनुसार जब राज्य में न्याय व समानता को महत्वपूर्ण स्थान न दिया जाए तो क्रांति का यह सर्वप्रथम कारण बनता है, क्योंकि व्यक्ति में असमानता का अंत कर समानता की प्राप्ति के लिए सदैव लालसा होती है। समानता के दो रूप होते हैं, पहला है पूर्ण समानता और दूसरा है आनुपातिक समानता। पूर्ण समानता का अर्थ ये है जब सभी कुछ समान हो, और दूसरा है आनुपातिक समानता। इसका अर्थ होता है एक समान होने के बावजूद भी जनता को उचित अधिकार नहीं मिले तो वह आनुपातिक समानता कहलाती है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य में जब न्याय और समानता बराबर की स्थिति में ना मिले तो व्यक्तियों में असंतोष उत्पन्न हो जाता है, और उसी असंतोष को दूर करने के लिए उसने बताया कि राज्य में समानता का होना आवश्यक होता है। तो समानता के दो रूप बताए उसने, अरस्तु ने, कि समानता दो रूपों में किस प्रकार होती है। कि पहली तो उसने बताई कि पूर्ण समानता, कि जब सभी कुछ समान रूप से मौजूद हो, और दूसरी समानता उसने बताई आनुपातिक समानता, कि जब कुछ विशेष व्यक्तियों को कुछ अनुपात में किसी को ज्यादा और किसी को कम रूप में यदि दे दी जाती है समानता, तो वो समानता पूर्ण रूप से क्रांति का कारण बनता है। तो इस तरीके से अरस्तु ने सामान्य कारण में असमानता को पहला कारण और मुख्य कारण माना है। दूसरा कारण है अन्याय, कि क्रांति का मूलभूत कारण अन्याय है। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है, और दूसरा वर्ग जिसे जितना मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है, तो असंतोष का उदय होता है, और यही असंतोष क्रांति को जन्म देता है। तो अरस्तु का मानना है कि अन्याय जो है वो क्या बनता है, क्रांति का सदैव एक विशेष कारण बना है। किस रूप में बना है, कि जैसे समाज में कुछ वर्ग होते हैं, हम सभी जानते हैं, और यदि इन वर्गों में एक वर्ग ऐसा है जिसे जितना प्राप्त होना चाहिए उससे उसे अधिक मिल रहा है, और दूसरा वर्ग ऐसा है जिसे जितना मिलना चाहिए उससे उसे कम मिल रहा है, तो ये अधिक और कम का जो अनुपात है जब ये गड़बड़ा जाता है तो वो होता है अन्याय की शुरुआत अरस्तु के अनुसार, और यही शुरुआत क्रांति का सामान्य कारण बनता है। अब हम रुख करते हैं विशेष कारणों की ओर। तो विशेष कारण में पहला विशेष कारण है शासकों की धृष्टता व लाभ की लालसा, कि जब शासकों में इतनी धृष्टता भर जाती है कि वो हमेशा कोई भी कार्य करने से पूर्व लाभ की लालसा रखते हैं कि हमें इस कार्य के करने से कितना लाभ होगा, तो जिस कार्य में लाभ होगा उस कार्य को वो कर देते हैं, और जिस कार्य में लाभ कम होगा या नहीं होगा उस कार्य को करने में, चाहे वो सही कार्य भी हो, लेकिन उस कार्य को करने में वो क्या करते हैं, समय लगाते हैं या ना के बराबर उसको महत्वता देते हैं। तो वहां पर ये विशेष कारण बन जाता है क्रांति का। तो अरस्तु के अनुसार जो विशेष कारण है, उस विशेष कारण में जो शासकों की धृष्टता है उसके बारे में अरस्तु ने कहा है, क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार हैं, इसलिए अन्याय और दुर्भावना, असंतोष व अस्थिरता इसके बड़े कारण बन जाते हैं। क्योंकि न्याय और मित्रता क्या है, राज्य के नैतिक आधार हैं। अब मित्रता किनके साथ है, यदि मित्रता धनिक व्यक्तियों के साथ है तो वो शासक धनिक व्यक्तियों का ही साथ देगा, और यदि मित्रता मध्यम या निम्न श्रेणी के लोगों के साथ है
तो वो उनके बारे में ही अधिक सोचेगा, और यही सोच, यही भावना क्या बनती है, विशेष कारण के रूप में उभर कर आती है, जिसमें शासकों की धृष्टता व लाभ की लालसा एक प्रमुख कारण बन जाता है। जब शासक वर्ग धृष्टता से वशीभूत होकर जनता के हितों के बारे में सोचे बिना अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगते हैं, तो शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह को अंजाम दे देती है। हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था है वो एक अनुचित व्यवस्था है, लेकिन सामान्य रूप में हम लोग भी कह देते हैं काम कराना है तो पैसे तो लगेंगे ही, और हम दे भी देते हैं। यदि हमारा काम आवश्यक है तो हम पैसे देने में भी हिचकिचाते नहीं है, लेकिन अपना काम हो जाना चाहिए, इस संतुष्टि से संतुष्ट होकर उस कार्य को करवा लेते हैं। तो यही धीरे धीरे आदत बन जाती है, और ये आदत यदि शासकों की बन जाए तो वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है सामान्य वर्ग के लिए। तो यदि शासक अनुचित ढंग से धन संग्रह करना शुरू कर देते हैं तो जनता उनसे क्या कर लेती है, उनसे नाराज हो जाती है, असंतोष उनमें उत्पन्न हो जाता है, और ये असंतुष्टि जो उनको होती है, असंतोष जो उनमें भर जाता है, वो सब मिलकर विद्रोह का एक विशेष कारण बन जाता है, जो शासकों की नींव को हिलाकर रख देता है। दूसरा विशेष कारण है सम्मान व लाभ की प्रबल इच्छा। कई बार ऐसा होता है कि जब अच्छा कार्य किया जाता है किसी भी व्यक्ति विशेष के कारण, तो उससे सम्मान देने की या पुरस्कृत करने की एक प्रथा हमारे यहाँ चलती चली आ रही है, लेकिन हम उस प्रथा को कितना उचित रूप में निभाते हैं ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो सम्मान की लालसा हर व्यक्ति में होती है, चाहे और कुछ मिले न मिले, पर सम्मान तो हमेशा मिलना ही चाहिए। और इससे लाभ की भी प्रबल इच्छा होती है कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि सम्मान के साथ साथ उन्हें लाभ भी मिले, तो ये भी क्रांति का विशेष कारण बन जाता है। जब शासक किसी व्यक्ति को बिना योग्यता के सम्मानित करता है तो कुछ व्यक्ति उसके विरोधी हो जाते हैं, तो कुछ अपने को अधिक या विशेष योग्य समझने लग जाते हैं। तब क्रांति का भाव उत्पन्न होता है और वे इस अपमान को सहन नहीं कर पाते और क्रांति कर देते हैं। कि जैसा अरस्तु ने बताया कि जो व्यक्ति सम्मान के लिए एलिजिबल नहीं है उसको शासक सम्मानित करता है, और जो व्यक्ति सम्मान के योग्य है उसको अपमानित करता है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें सम्मान दिया जा रहा है वो शासक से और अधिक लाभ की इच्छा रखते हैं कि आज ये लाभ मिला है, कल और दूसरा लाभ हमको मिलना चाहिए। तो ये लाभ की इच्छा उनकी प्रबल होती जाती है, और जिस व्यक्ति के साथ सम्मान नहीं मिल रहा, जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति चुप रहकर या सहन करके उसे सहन कर जाता है, और जो व्यक्ति जिसे अनुचित व्यवस्थाओं के द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया है, पुरस्कृत किया गया है, वो अपने आप को और भी अधिक समृद्धशाली, प्रभुत्वशाली और शक्तिशाली मानने लग जाते हैं। इससे एक क्रांति का जन्म होता है, और वही होता है क्रांति का विशेष कारण। तीसरे कारण की हम बात करते हैं अरस्तु के द्वारा बताए गए क्रांति के विशेष कारणों में, कि अधिक उत्कृष्टता व अधिक महत्वाकांक्षी होना। कभी कभी जैसा ईश्वर ने हमें कई सारे गुणों से नवाजा है, उन गुणों में कई सारी उत्कृष्टताएं हैं और कई सारी सामान्यताएं हैं, और किसी किसी काम में हम निकृष्टतम साबित होते हैं। तो यदि अधिक उत्कृष्टता से हम कोई कार्य करते हैं
तो हमारी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत अधिक बढ़ जाती है कि हम जो भी कार्य करें उससे और अधिक अच्छा करने का प्रयास करें। तो ये भी एक कारण बन जाता है। पढ़ते हैं कैसे। अरस्तु का कहना है कि जब किसी राज्य में एक व्यक्ति या गुट अधिक उत्कृष्ट या महत्वाकांक्षी हो जाता है तो क्रांति का अंदेशा बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों को शासन सत्ता स्वीकार नहीं करती। वे महत्वाकांक्षी होने के कारण शासन सत्ता को अपने हाथों में लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए एथेंस और आंगोस राज्य में अधिक शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी लोगों को राज्य से निर्वासित कर दिया जाता था। हम जानते हैं कि यूनान में राजनीतिक अस्थिरता का बोलबाला है। इतिहास भी गवाह है कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शासन को अपने हाथों में भी लिया है। तो ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को यदि शासन या अपने राज्य में दबा कर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यूनान के एथेंस और आर्गोस राज्य में ये व्यवस्था थी कि अधिक महत्वाकांक्षी लोगों को निर्वासित कर दिया जाता था ताकि वो शासन सत्ता को नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसा माना जाता है ये कि अंदेशा बना रहता है क्रांति का कि अधिक उत्कृष्ट व्यक्ति और अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी भी शासन सत्ता में क्रांति उत्पन्न करने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। अगला पॉइंट है सम्मान का भाव। सम्मान के भाव के अंदर अरस्तु का मानना है कि जब शासक किसी व्यक्ति को बिना योग्यता के सम्मानित करता है तो कुछ व्यक्ति उसके विद्रोही हो जाते हैं और कुछ अपने को अधिक विशेष योग्य समझने लग जाते हैं। तब क्रांति का भाव उत्पन्न होता है। तो वे इस अपमान को सहन नहीं कर पाते और क्रांति कर सकते हैं। कि क्रांति का जो व्यवस्था है वो मनुष्य की स्वार्थपरक आकांक्षाओं एवं भावी अभिलाषाओं की प्राप्ति क्रांति की संभावनाओं को बढ़ा देती है। सामान्य लोग भविष्य या सम्मान का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रांति में सहयोग भी देते हैं। दूसरी ओर शासक द्वारा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है तो वे अपने खोए हुए सम्मान को या पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए क्रांति के मार्ग को अपना लेते हैं। कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शासक अनुचित व्यक्ति को सम्मान दे देता है। इससे ये होता है कि जो व्यक्ति वास्तव में सम्मान के लायक था उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और उस आत्मसम्मान के ठेस पहुंचने से क्रांति का अंदेशा बन जाता है। तो इस क्रांति के अंदेशे को नहीं पनपने देना चाहिए और शासक उस सम्मान व लाभ को जो एलिजिबल व्यक्ति हैं उन्हें दे तो क्रांति की संभावना को रोका जा सकता है। अगला कारण है घृणा। घृणा, हम किसी व्यक्ति विशेष से घृणा करने लगते हैं। किसी भी कारणवश हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है कि जब हम किसी से घृणा करते हैं तो वो क्रांति का विशेष कारण हो सकता है। राज्य में जब कोई व्यक्ति शासन पर अपना अधिकार जमा लेता है कि कोई विशेष व्यक्ति शासन पर अपना अधिकार जमा लेता है तो दूसरा वर्ग उस शासन से घृणा करने लगता है, उस शासक से घृणा करने लगता है और घृणा क्रांति को जन्म देती है। और जब घृणा पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो क्रांति भी उग्र रूप धारण कर लेती है। इतिहास में कई जगह ऐसे लिखा है, नाम मुझे याद नहीं उन शासकों के, कि शासक ने अपने पिता की हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया था। ऐसा 2-3-4 उदाहरण है कि जब
स्वयं या अपने बड़े भाई की हत्या करके छोटा भाई शासन गद्दी पर बैठ गया हो। तो जब धृष्टता से कोई शासक अपनी शासन सत्ता को संभाल लेता है, राज्य को संभाल लेता है किसी कारणवश, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति से घृणा करने लग जाता है वहाँ के राज्य में रहने वाले निवासी। और उस घृणा का सीधा सा अंदेशा होता है कि कभी भी क्रांति हो सकती है। तो क्रांति का अंदेशा घृणा से सदैव बना रहता है। अगला कारण है भय। भय का अर्थ डर होता है, हम सभी को मालूम है। और भविष्य में पाए जाने वाले दंड के विरोध में या उस दंड से बचने के लिए व्यक्ति क्रांतिकारी हो सकता है और राज्य के विप्लव के बारे में भी सोचा जा सकता है। भय दो प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है। नंबर 1 है अपराध से बचने के लिए और दूसरा है अन्याय का प्रतिकार लेने के लिए। कि जब कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति जाने अनजाने में उसे भविष्य की चिंता लगने लगती है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मुझे भविष्य में क्या होगा कि मुझे दंड दिया जाएगा, तो उस दंड से बचने के लिए डर उसके ऊपर हावी हो जाता है, भय उसके ऊपर हावी हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, विद्रोह कर सकता है। तो ऐसे समय में जब व्यक्ति में डर हावी हो जाता है तो या तो अपराध से बचने के लिए वो ऐसा करता है कि कुछ से कुछ अपराध हुआ है, या फिर दूसरा कभी भी जाने अनजाने कोई दंड उसे मिल जाएगा, इस डर से वो विशेष कारण बन सकता है क्रांति का या शासक के विरुद्ध। तो इस तरीके से आज हमने 8 कारण पढ़े। 2 कारण सामान्य कारण थे, असमानता और अन्याय, और विशेष कारणों की संख्या भी बहुत अधिक है, और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन आज हमने केवल उसके 6 मुख्य पॉइंटों पे ही नजर डाली है विशेष कारण में। तो आगे का जो पॉइंट है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे।